अब आ रही है आवाज? गॉट इट? ठीक है, अब आवाज आ रही है। चलें, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तो मैं आपसे ये कह रहा था, स्टडी नोट्स आप लोगों के पास हैं। अब पहले आप लोग स्टडी नोट्स का पेज नंबर 7 निकाल के सामने रखें। स्टडी नोट्स का पेज नंबर 7। मैंने कल कहा था आप लोगों को कि आप लोगों ने उस चीज को रीड आउट करना है, उस पेज को। बोले, आप लोगों ने किया? पढ़ा आप लोगों ने इस चीज को? जल्दी जवाब दो, नो या यस। नो भी कर सकता है कोई, कोई बात नहीं। यहां से मैं कौन सा सजा दे सकता हूं किसी को, है ना? ना मुर्गा बना सकता हूं ना मुर्गी। ठीक है, रुबाब ने पढ़ लिया, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा है, जवाब नहीं आ रहा। चलो, कम से कम सच्चे तो हो, नहीं पढ़ा तो नहीं बोल रहे हैं। अमीरा ने पढ़ लिया, अच्छा जी, चले ठीक है। अच्छा चलो सुनो, देखो अब मैंने आपको बताया था कल कि जब हम इस चैप्टर को इस तरह स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इस लिस्ट में जो पेज मैंने आपको दिया है, इस पेज पर बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड सारी चीजों को सम अप किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं कि अब देखिए स्टडी नोट्स किस तरह से आपका फायदा करेंगे। आइए अब सवाल को, चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 9 पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पहुंचिए, खोलिए अपने पास। कहां तक है? यहां तक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, अरे यार 9 नहीं, पेज नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 9 सामने रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9। अब थोड़ा सा पहले समझें कि हमने इस सेक्शन को या इस स्टडी नोट्स को मैंने डिजाइन करते हुए क्या क्या बातें आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक सेक्शन लिखा हुआ है और सेक्शन अलिफ। अब सेक्शन अलिफ से मत परेशान होइएगा, ये ऐसे सेक्शन ए की जगह मैंने बोला ए बी सी डी तो होता ही है, हमने सेक्शन अलिफ नाम दिया है। अब इसको मैंने इस तरह डिजाइन किया कि बैंक रिकंसिलिएशन के जितने क्वेश्चंस होते हैं या जितने क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड होते हैं या चैप्टर पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं, उनको मैंने ग्रुप्स में तब्दील किया। पहला सेक्शन रखा है उन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में समझने के लिए होते हैं। आप देखिएगा कि इस सेक्शन के साथ ही एक सेक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके पास नजर आ रहा होगा। सेक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव असल में हमेशा आपको बताएगा कि इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं या पढ़ाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन किस लेवल के हैं और उनके उसी तरह से एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप देखें कि वहां पर आपको एक चीज लिखी हुई नजर आ रही होगी कि जनाब ये मेथड इस तरह यूज हो रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और वर्डिंग इजी है, मगर एग्जाम की पॉसिबिलिटी लो है। एग्जाम की पॉसिबिलिटी लो होने का मतलब इतने आसान क्वेश्चन अमूमन इम्तिहान में नहीं पूछे जाएंगे। समझ गए बात? तो अगले सेक्शन में जाके आप देखिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी, यानी उसमें इंग्लिश के वर्डिंग थोड़े से हैवी वेट इस्तेमाल होंगे और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में अपियर होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बीकॉम लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे जरा हार्ड वर्ड के साथ या मुश्किल लेवल के साथ आते हैं, लेकिन चूंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक आसान लफ्जों के साथ इसको सीखेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और समझिए कि हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन जब इम्तिहान में आएगा तो उसमें हमारे पास 2 तरह के रिक्वायरमेंट होंगी। और जैसा कि मैं साइंस के बच्चों को बता चुका हूं कि अकाउंटिंग के पेपर्स जो हम यहाँ पढ़ते हैं, यहां सवाल असल में रिक्वायरमेंट की सूरत में क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के जहां खत्म हो रहा है वहां पर रिक्वायर्ड लिखा है और पहला रिक्वायर्ड है जिसमें आपसे मांगा जा रहा है कि आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर होता है? अमूमन ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रैक्टिकल दुनिया में साल के या महीने के, अमूमन महीने के आखिर में बनाया जाता है और इसके बनाने का मकसद वही होता है जो कल के लेक्चर में मैंने समझाया था कि महीने के शुरू में या इसमें हम अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में
और उसके बाद डिपॉजिट विड्रॉल का प्रोसेस होता है, मंथ का आखिर आता है, हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों बैलेंसेस को कंपेयर किया जाता है और उन दोनों बैलेंसेस में जो डिफरेंस है उसे दूर किया जाता है। क्लियर है ये बात? तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। उसको हम कुछ इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि हमेशा हम पहली लाइन में एक कंपनी जिसका नाम है, इस वक्त ए कंपनी के नाम से मैंने रखा है, तो आप लिखेंगे ए कंपनी। सेकंड लाइन में हमेशा अकाउंटिंग जो कर रहे होते हैं उसका नाम लिखते हैं, लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड। अब सवाल को जरा देखिए और बताइए कौन से मंथ पे बात हो रही है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें मंथ है जनवरी 31, तो और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में जैन 31, और जो साल है, अब अगर 2020 लिखना चाहते हो तो 2020 लिख दो, या 21, जो भी साल होगा वो साल लिखेंगे। बोलो यहां तक समझ में आई बात? मैं देख लूं आप लोगों की कोई कमेंट। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। बेटा एक काम करूंगा मैं, अभी कैमरे का मैं कुछ नहीं कर सकता सवाए इसके कि मैं कैमरे के लेंस को थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करूं, इसके अलावा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन अभी नहीं है ब्लर होने को। ठीक है, अब कुछ बेहतर हुआ है? अगर ये करूंगा मैं कि अभी जैसे मैं ये कंप्लीट करूंगा ना, तो मैं इसकी तस्वीर आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, तो कोई भी चीज नहीं। अब इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई है ना कि पहली लाइन में कंपनी का नाम, दूसरी लाइन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और थर्ड लाइन में लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड, और जो डेट है वो। अरे मेरा बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये लो, कहां गया मेरा मोबाइल? मैं अभी आपको तस्वीर खींच के भेज रहा हूं। ये देखिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, अभी पहली लाइन में ये लिखा है, इसको पहले देख लीजिए तो मेरा ख्याल है आपको सबको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए हेडिंग ये डाली है, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 मिल गई व्हाट्सएप पे? मैंने तस्वीर खींच के भेज दी है। अर्जुमंद आपको मिल गई बेटा? आयशा बेटा, मैं राइटिंग अभी नीचे फिगर्स में बड़ी कर दूंगा, समझ गए ना? इसमें सिर्फ वो लिखा है, हेडिंग डाली है इसलिए इसको छोटा लिखा है। इसके बाद आप लोग इसमें इस तरह से 2 कॉलम बना दीजिएगा, राइट साइड पे 2 कॉलम, और इधर थोड़ी सी एक बड़ी जगह ऐसे रखेंगे। इसको हम जैसे डेबिट कार्ड में लगाते थे, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसके आगे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। नजर आ रहा है? पर्टिकुलर्स, और 2 कॉलम, एक कॉलम यहां पे लिखोगे कैश बुक। थोड़ा सा अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि दूर से कैमरे की वो खत्म हो जाए। और बैंक स्टेटमेंट। तो जब भी सवाल शुरू होगा इस तरह से स्टार्ट होगा। नजर आया सबको? वरिषा का क्या क्वेश्चन है? वरिषा ने क्वेश्चन पूछा है, सर हर क्वेश्चन में फॉर द मंथ एंडेड लिखना होता है, कोई सी भी डेट हो। देखो बेसिकली इसमें फॉर द मंथ एंडेड या एज ऑन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये काम चूंकि मंथ के एंड को हो रहा होता है इसलिए मंथ एंडेड लिखते हैं। जैसे मैंने बताया कि डेटा हमेशा सवाल में जो देगा वो मंथ के आखिर का देगा। बोलो यहां तक सब समझ में आ गया? चलूं आगे। ये लिखा पर्टिकुलर, ये कॉलम कैश बुक, ये कॉलम बैंक स्टेटमेंट। चलूं आगे? चलूं जल्दी भाई, चंद बच्चे जो जल्दी से लिख के बताते हैं, कोई बता दे। शुरू करूं अब सवाल? ओके, अब देखें
अब आप लोगों का बुनियादी काम है कि अब आप लोग अपने सामने रखें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 अब आपसे पढ़ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह से बात शुरू हुई है और क्या अब आगे चलेगी। द कैश बुक ऑफ ए कंपनी। अब जरा गौर से सुनिएगा। द कैश बुक, मैंने कल बताया था कि जो बिजनेस होता है वो कंपनी के बिजनेस जो होता है वो अपने बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो वो नॉर्मल जर्नल एंट्री बना रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है कि वो एक स्पेशल बुक इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं क्या, कैश बुक। तो पता ये चल रहा है कि कंपनी की कैश बुक में या कंपनी के रिकॉर्ड में कभी यहाँ कैश बुक लिखेगा, कभी यहाँ पे कंपनी का या बिजनेस का बैंक बुक लिखेगा कि उसके पास बैंक में पैसे का बैलेंस है 20,000। ठीक है, अभी ये डेबिट बैलेंस को मैं डिस्कस करूंगा, ये जो लिखा हुआ है शो और डेबिट बैलेंस मजीद तफसील से, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि कैश बुक का बैलेंस या कैश बुक में बताए जाने वाला पैसा कितना है, 20,000। सही है, हमारे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से बैंक में पैसे हैं 20,000। लेकिन अब यही बात आगे बताइए कल कि अब इस महीने के अख्ताम पे हमने कहा हमारे पास बैंक में 20,000 है, लेकिन बैंक वाले हमें भेजते हैं मंथ के एंड पर एक बैंक स्टेटमेंट। तो आगे लिखता है द बैंक स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड ऑफ January 31st शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹16,000। बैंक का बैलेंस हमें नजर आ रहा है 16,000। अब ये हमारा बैलेंस डेबिट था, बैंक का बैलेंस क्रेडिट था। फिलहाल अभी इग्नोर करो, अभी अगली बात में समझाऊंगा इसका, ये नॉर्मल है बात। तो नॉर्मली अभी फिलहाल सिर्फ इतना देखो कि एक बैलेंस हमारे हिसाब से 20,000 है, जबकि बैंक बता रहा है कि उसका बैलेंस 16,000 है। ये हैं बैलेंसेस जो कि हमने महीने के आखिर में हमने और बैंक ने कैलकुलेट करके बताए। इसको कहा जाता है कि ये है अनएडजस्टेड बैलेंस, यानी ये वो बैलेंस है जिनको हमें रिकंसाइल करके क्या लाना है, सेम लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा बैंक रिकंसिलिएशन का, हमेशा 2 बैलेंस होंगे। एक कौन सा, कैश बुक का, दूसरा कौन सा, बैंक स्टेटमेंट का। और ये दोनों बैलेंस नॉर्मल हालात में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, बताइए, अब आप जवाब दीजिए मुझे। समझ में आया? आगे चलूं? 20,000 16,000 अब तो मेरा ख्याल है साफ नजर आ रहा है, थोड़ा राइटिंग सही नजर आ रही है अब? ठीक है, चलूं ना आगे। रुबाब, अर्जमन और बॉयज अनस वगैरह मौजूद हैं। यार बच्चों की फरमाइश ये है कि सर आप जो है ना दूसरे वाली क्लास में ले लें, कैमरा अच्छा वाला कर ले यार, कुछ कर दो यार, तो मुझे अच्छा वाला कैमरा दे दो। बेचारे बच्चे, थोड़ा सा कोई एक रिक्वेस्ट करके ना कैमरा जरा सा अच्छा कर दो, क्योंकि देखो ना बोर्ड पे फिगर मैं लिखता हूँ तो नजर ही नहीं आती, तो फायदा ही नहीं होता कुछ। राशिद भाई, बच्चों की ख्वाहिश है कि हम फिगर से खेल रहे हो, तुम खुद अकाउंट के आदमी हो, तो उनको थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ये बोर्ड। ये कैमरा जो है ना थोड़ा सा अगर हो सके तो। ठीक है, बोल दिया बेटा, ये बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, आप जानते होंगे जो सखेसन में है राशिद साहब को, राशिद साहब दी ग्रेट। तो इंशाल्लाह ये हमें कल करेंगे। चलें अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यार अलीशा, मसला ये है मैं लिखता जो माइक्रो हूं ना बेटा, वजह यह है कि अगर मैं बहुत बड़ा लिखूं ना तो ये क्वेश्चन कभी भी एक जगह पे नहीं आएगा। मुझे लिखना भी तो बहुत सारा है ना, छोटा सा तो लिखना नहीं है। जब मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख दूंगा तो मालूम मैं एक लाइन लिखूंगा और आधा बोर्ड खत्म हो गया, तो फिर आगे तो चल ही नहीं सकूंगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 2 बातें, मैं लिखूंगा छोटा, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दूंगा। मेरे पास जो कैमरा है मोबाइल का वो फिट है, ठीक है ना, 48 मेगापिक्सल है, तो मैं परफेक्ट पिक्चर देगा। लेकिन बोल रहा हूं वो सुनते जाओ। और आखिरी बात ये बता दूं, ये सारी चीजें सॉल्व की भी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लो, समझते जाओ। असल बोर्ड से उतारना वो बात की बात है। ठीक है, कोई ऐसी मसला नहीं है, बस समझने जाओ। ठीक है, माइक्रो लिखा है ना, हाँ तो बस क्या करें यार, तुम बहुत बहुत अच्छे हो ना तुम लोग, माइक्रो लिखता हूं। चलो आगे, या अभी मजीद इस पर बहस करते हैं।
अब किस तरह चलना है सुनो। अब ये है, आगे लिखा है उन्होंने, फॉलोइंग आइटम वर डिस्कवर्ड कॉजिंग द डिफरेंस। अब समझना क्या हुआ। एक तरफ हमारा क्या प्रैक्टिकल दुनिया में होता क्या है कि जब हम इस फर्क को देखते हैं तो पता कैसे चलता है। हमारे पास क्या था, कैश बुक, बैंक से क्या आया, बैंक स्टेटमेंट। हमने दोनों को यूं रखा सामने और कंपेयर किया, ये कैश बुक है, अरे हमारे हिसाब से तो 20,000 है, ये बैंक स्टेटमेंट है, अरे बैंक में तो कितने पैसे हैं, 16,000। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो आप अगर कभी जॉब करेंगे तो प्रैक्टिकली ये होगा कि आपको कैश बुक के अंदर की डिपॉजिट बैंक के डिपॉजिट के साथ एक एक करके टिक करना होगा। जो जो दोनों में होंगे वो मैच होते जाएंगे और जो नहीं होंगे वो कट होते जाएंगे। लेकिन इम्तिहान के अंदर जो हमें अमूमन सवाल देते हैं, और ये वाला सवाल जैसे मैंने कहा मैं आगे दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन इम्तिहान में हमें क्या करते हैं, वो एग्जाम वाले खुद कंपेयर करके जो फर्क है वो हमें लिख कर दे देते हैं पॉइंट वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा कि यहाँ पे 10 पॉइंट है। इसीलिए वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, फॉलोइंग आइटम्स वर डिस्कवर्ड कॉजिंग द डिफरेंस। यानी जब कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद ये फर्क नजर आए, समझ गए। तो अब क्या फर्क है, पहला पॉइंट, बैंक चार्जेस नॉट इंटर्ड इन कैश बुक ₹50 के बैंक चार्जेस जो थे, बैंक चार्जेस जो थे वो इंटर्ड नहीं हो सके हैं कैश बुक में 50। अब पहले समझो और फिर देखो हमने कैसे इसको लिख के दिया है। हर आइटम मैं पढ़ता हूं और दिखाता हूं। क्या हुआ था बैंक चार्जेस। अब ऐसा करो, पीछे जाओ, पेज नंबर 7 पे जाओ। पेज नंबर 7 पे जो ये लिस्ट थी जो मैंने याद करने को कही थी कल, इस लिस्ट में जाके देखो तो सेकंड हेडिंग में जो लिखा हुआ है सब्सट्रैक्शन, उसके आगे लिखा हुआ है कैश बुक बैलेंस। क्या मतलब कि बेसिकली जो पॉइंट इस हेडिंग के अंदर है, सेकंड हेडिंग में, इस दूसरी वाली हेडिंग में, यहाँ ये सारे कैश बुक से लेस होते हैं। इसमें तुम देखो पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है बैंक सर्विस चार्जेस। तो बैंक जो हमें अपनी खिदमात प्रोवाइड करता है वो खिदमात के एवज बैंक हमसे अपने चार्जेस की एक फीस लेता है। अब वो खिदमात के मुख्तलिफ नाम है और मैंने कोशिश की है कि जिस जिस नाम से वो आएगा वो नाम इस जगह पे लिख दिए हैं। यानी कौन कौन से नाम, कभी आएगा चेकबुक चार्जेस, कभी, यानी मेन नाम है बैंक चार्जेस, लेकिन बैंक चार्जेस की क्लासिफिकेशन या बैंक चार्जेस में और क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो वो पहला है चेकबुक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस। अब ये क्लियरिंग घर की सफाई के चार्जेस नहीं है, ये क्लियरिंग चेक के क्लियर होने के हैं, यानी दूसरे के चेक लेकर जो हमारे अकाउंट में आते हैं उसके चार्जेस हैं। ऑनलाइन चार्जेस, ज़कात, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स। अब अगर विदहोल्डिंग नहीं समझते हो समझाऊंगा, लेकिन बहरहाल इनकम टैक्स तो समझते हो। तो बात ये हुई कि बैंक चार्जेस या इस तरह से नीचे जो उसकी एडिशनल लिखी हुई है वो तमाम चार्जेस दर हकीकत कौन काटता है, बैंक काटता है। और बैंक काटता है तो बैंक हमसे पूछता नहीं है, हमारे पैसे काट देता है। कहां पे ये चीज रिकॉर्ड हो चुकी होती है, बैंक स्टेटमेंट में। यानी बैंक के बैलेंस से वो पैसे मिन्हा समझते हो ना, माइनस कर चुके होते हैं। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता होता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम बाद में उसको कैश बुक से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं ये स्टेटमेंट के वक्त कि यार एक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था। तो अब कैसे कैसे आ सकता है वो सारा यहां लिख दिया मैंने। और अगर मजीद डिटेल पढ़नी है तो इसके लिए एक पेज और पीछे आकर आप पेज नंबर 5 पे देखिए, जो हेडिंग है द कैश बुक पर्टिकुलर के नाम से, उसमें आपको बताया गया है बैंक सर्विस चार्जेस की तफसील। तो जो भी पॉइंट है इस जगह पर उसको समअप किया गया, इम्तिहान में आने वाले तमाम तरीके से उसका इजहार किया गया और उसको समझाने के लिए पिछले पेजेस पर उनकी डेफिनेशन, उनकी जो मैं जबानी बातें जो की है मैंने क्या करूंगा वो वहां लिखा हुआ है। क्लियर हुई मेरी बात। तो तुम सब लोगों से यही है कि जब पॉइंट पढ़ो तो समझने के लिए इस पेज पे उसको ढूंढो, ढूंढने के बाद उसको लॉजिकली जानने के लिए पीछे जाके पढ़ सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सारी बातें लिखी हुई, आगे जरा पढ़ लूं क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं ये तो फी वालों ने लिखा है, मैंने आप लोगों ने लिखा है।
चलो अब मुझे लेकिन जवाब दो, सही बना मेरी बातों का रब्त कि किस तरह कि कोई पॉइंट पढ़ोगे उसको आके इस मेन 7 पेज पर चेक करोगे, यहां से मिलेगा तो उसको समझने के लिए पीछे जाके कर सकोगे। एग्रीड? क्लियर? अभी करना क्या है कि आप बैंक चार्जेस चाहे किसी नाम से आए वो हमेशा कैशबुक से क्या होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है? और मैं फिर कह रहा हूं कि इस चीज को समझने के साथ साथ थोड़ा सा रट्टा लगा लो। सिर्फ लॉजिक पे चलोगे रुक जाओगे, फंस जाओगे, लेकिन सिर्फ रट्टा भी नहीं लगाओ, क्योंकि सिर्फ रट्टा लगाओगे तब भी फंस जाओगे। तो एक बड़ा हसीन इंतजाज होना चाहिए, बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो चाहिए, किसका? लॉजिक का और रट्टे का। तो इम्तिहान में नंबर परफेक्टली आएंगे। यहां क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे। ठीक है? और क्या चीज है ये? तो लिखोगे बैंक चार्जेस। भाई कोशिश की है माइक्रो ना लिखूं इतने सारे स्माइली के बाद। ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे कितना चार्जेस था? 50। ये मैंने 50 रुपीज लिखा और इसको माइनस कर दिया। ठीक है? ब्रैकेट में, अकाउंटिंग में जब माइनस करते हैं तो उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। तो बैंक चार्जेस लिखकर 50। बोलो चलूं आगे? समझ में आ रहा है भाई? अलीशा समझ में आ गया लिखा हुआ बैंक चार्जेस? देखो मैंने बैंक चार्जेस, मुझे तो मॉनिटर में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये किसको तुम माइक्रो नहीं कह सकती हो। सही है? मूव, जल्दी जवाब दो यार। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद उस पॉइंट में हम देखते हैं क्या लिखे। क्या यार ये क्या मैसेज आ रहे हैं? सर क्लास बैक हो गई, स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर मीटिंग से लीव कर दिया है, मेरा रोल नंबर पता नहीं बेटा। मैं इस वक्त क्या कह सकता हूँ, मैं बोलता हूँ जाके, यही हो सकता है। अब आप लोगों ने बेटा अगर फीस वगैरह का कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली उसको फिर फोन करके सॉल्व कर लो। अब मैं इस वक्त फोन रिसीव नहीं कर सकूंगा, क्या करूं मैं यार? भाई सुन भाई, फोन बच्चों के फोन आ रहे हैं, कुछ को लीव किया क्या क्लास से? देखो बात कर लो, उन्हीं का फोन होगा। अच्छा क्या कह रहा था मैं? हाँ तो मैं कह रहा था अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ू। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखा है सेकंड पॉइंट में लिख रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 5000। ठीक है? अब एक चीज नोट करो, कभी उन्होंने ऊपर वाले पॉइंट में एक बात लिखी थी बैंक चार्जेस, उसके आगे लिख दिया था नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बड़ा पता था कि भाई क्या रिकॉर्ड होगा तो कहां होगा? कैश बुक में होगा। लेकिन अब पॉइंट कह रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब हमें नहीं पता ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर क्या है। जाओ इसके लिए फिर पेज नंबर 7 पे जाओ। पेज नंबर 7 में एडिशन में जाके सेकंड पॉइंट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। अब किस हेडिंग के नीचे? एडिशन। यानी अब ये तो रट्टा लगाने को आसान है यहाँ पे कि भाई डायरेक्ट डिपॉजिट होगा तो वो हमेशा क्या होगा? कैश बुक में ऐड हो जाएगा। कौन? कस्टमर का डिपॉजिट। अब अगर तुम समझना चाहते हो कि ये क्या चीज है तो भाई तुम्हें मैं अभी समझाता हूं आसान सी उर्दू में, लेकिन अगर तुम ऐसे समझना चाहते हो तो इसी तरह से इसी के पीछे वाले पेज पर पॉइंट नंबर 5 है, यानी पेज नंबर 6 पर पॉइंट नंबर 5 है, इसको चेक करो तो तुम्हें नजर आएगा कि पॉइंट नंबर 5 में डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक बाय कस्टमर क्या लिखा हुआ है। इसको पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब जल्दी से समझा देता हूं। असल में बाज औकात आजकल के दौर में भी हमारे कस्टमर्स हमें पैसा बजाय ऑफिस में आके देने के, चेक हमें पर्सनली देने के, वो हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। इसको कभी ऑनलाइन डिपॉजिट भी कहेगा, किसी एटीएम ट्रांसफर भी कहेगा। यानी ऐसा हुआ कि हमें हमारे कस्टमर ने जो पैसा देना था वो उसने हमें
लाकर ऑफिस में देने के बजाय उसने हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। अब जरा सोचो, कहां पैसे जमा हुए? बैंक में। कहां रिकॉर्ड लिखा गया होगा? बैंक में। किसे पता नहीं चल सका होगा? हमें पता नहीं चल सका होगा। हमें कब पता चला कि बैंक में पैसे आ गए? जब बैंक स्टेटमेंट हाथ में आया। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कहां प्लस होगा? डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक है, अब पूरा लिखना चाहो इसीलिए लिख रहा हूं छोटा छोटा, लेकिन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कहां लिखोगे? कैश बुक में। कितनी अमाउंट थी ऐड करने के लिए? 5000। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कैश बुक के अंदर ऐड। अब याद करने की बात, डायरेक्ट डिपॉजिट, ऑनलाइन डिपॉजिट, कस्टमर की तरफ से एटीएम का पैसा ट्रांसफर करना, ये सब पैसे ऐसे जो कि बैंक में आ गए मगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, वो हमेशा कैश बुक में ऐड हो जाएंगे। बोलिए, सही चल रहा हूं मैं? आ रही है सारी चीजें समझ में? आज लड़के सारे गायब हैं। कहां है भाई? अनस, सुहेब, कहां हैं आप लोग? और जो कुछ लड़कियां हैं जिनके नाम है जो गायब रहते हैं, जैनब वगैरह, जी शाबाश। सही समझ में आ रहा है सबको? कोई मसला तो नहीं चल रहा बेटा? क्लियर है सबको? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलता जाऊं? ठीक है बेटा। बाकी लड़के वर्षा वगैरह सब जितने भी हैं सारे सबसे मुखातिब बेटा, जिन जिनके नाम अभी याद नहीं हुए नाराज मत होइएगा। अभी बहुत जल्दी मैं रट्टा लगाना शुरू कर रहा हूं आप सबों के नाम का, फिर एक एक का नाम लूंगा इंशाल्लाह। अब आगे सुनिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है लेट डिपॉजिट जनवरी 31 नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब पहले समझ लीजिए फिर ये दिखाते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी के पैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। अब सारा समझना होता असल में प्रोसीजर ये है कि आजकल तो खैर अब बैंक बड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, यानी कि कंप्यूटर पे काम हो रहा है, सारी चीजें बड़ी तेजी के साथ हो जाती हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर जब बहुत लोड होता है तो अक्सर चीजें रह जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको जैसा पता है कि बैंक वाले हमेशा क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को, यानी कस्टमर जो बिजनेस वाले हैं उनको तो लाजमी तौर पर हर महीने के आखिर पर बैंक स्टेटमेंट अरसाल करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। अब वो जो बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं तो लागत उनके पास बहुत सारे कस्टमर हैं। अब मिसाल के तौर पे जनवरी की 31 तारीख आई, अब बैंक की टाइमिंग होती है जी शाम 5 बजे तक, ठीक है। 5 बजे तक पैसे डिपॉजिट होने थे। हुआ क्या कि बैंक वालों को अगले दिन फरवरी की 1 को सब लोगों को भेजना है क्या चीज? बैंक स्टेटमेंट। अब कस्टमर बहुत ज्यादा हैं, हमने क्या किया, हमने बोला यार ऐसा करो, बैंक वालों ने क्या किया कि उन्होंने जनवरी की 2 बजे से तमाम बैंक स्टेटमेंट निकालने शुरू कर दिए ताकि तेजी के साथ निकले और अगले दिन तक सब कस्टमर को पहुंचा दिए जाए। अब हुआ क्या, क्योंकि टाइमिंग कितने बजे तक की थी? 5 बजे की थी। हमारी कंपनी वाले ने 4:30 बजे कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट के लिए भेजे थे और इत्तेफाक ये हुआ कि उस दिन 31 जनवरी को हमारा स्टेटमेंट 2 बजे निकल गया था। हमने पैसे कब डिपॉजिट करवाए? 4:30 बजे, ठीक है। यानी हमने कैश बुक के हिसाब से भेजा, 5 बजे से पहले पहले के डिपॉजिट करा के आ जाओ, उसने जाके डिपॉजिट करा दिए। लेकिन हमारा बैंक स्टेटमेंट जल्दी की वजह से बैंक ने पहले निकाल लिया था, ठीक। या किसी भी वजह से कोई बैंक स्टेटमेंट निकला, लेकिन वो स्टेटमेंट में ये जो हमने शाम में डिपॉजिट किया, आखिरी वक्त में डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट बैंक में शो नहीं हो रहा। तो हमेशा लेट डिपॉजिट जो हुआ करेगा वो हमेशा बैंक में प्लस कर दिया जाएगा क्योंकि वो कैश बुक में शो हो रहा था। आप पेज नंबर 7 पे जाके देख सकते हैं कि पेज नंबर 7 पर एडिशन टू बैंक स्टेटमेंट में सेकंड पॉइंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ डिपॉजिट्स। फॉर एग्जांपल कभी दिसंबर 31 होगा, जून 30 होगा, यानी महीने की आखिरी तारीख होगी। तो हमेशा लेट डिपॉजिट कहां ऐड होगा? बैंक में, ठीक है। यानी क्या लिखोगे? प्लस लेट डिपॉजिट कि बैंक में डिपॉजिट होने वाला पैसा जो कैश बुक में, आगे इसमें लिखा है, क्या लिखा है?
देखो तो थर्ड पॉइंट में लिखा है नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो ये चीज अभी तक हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन एक चीज अभी ऐसी आई जो हम बैंक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोलो समझ में आई बात? आगे चलूं? अहदे गुल क्या हो गया बेटा, क्यों बैक हो रहा है? मैं इस वक्त क्या करूं? मैं क्लास बेटा इसमें बोल तो दिया अभी मैंने। अच्छा जी, चलें फिर अब मैं आगे चलता हूं। अभी मैं फिलहाल तो बोल दिया है मैंने बेटा। गुल देखो, अब आगे आओ। अब आ रहा है फोर्थ पॉइंट, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट येट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। के चेक जो है वो क्या किया गया? इशू किया गया। अब एक बात जरा ध्यान में रखना, कुछ बच्चों को समझने में दुश्वारी होती है इशूड का मतलब क्या है। इशूड वैसे तो मतलब होता है ना किसी का छापना, यहाँ इशूड का मतलब छापना नहीं है। यहाँ इशूड का मतलब है किसी चेक का लिखना, लिखकर पेमेंट के लिए देना। ठीक है, चेक इशूड मींस कि एक हमने जिसको पे करना था उसके नाम का चेक बनाया, फाड़ा और उसे दे दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ चेक। अब बताइए, चेक अगर किसी को इशू किया जाएगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा या कम होगा? यकीनन सबका जवाब होगा कि पैसा क्या होगा? कम होगा। ओके, अब सोचिए कि जब पैसा कम होगा तो हमें भी कम करना है और बैंक से भी कम होगा। लेकिन होता क्या है कि हमने चेक इशू किया, हम अपने कैश बुक में कम कर लेते हैं, मगर बैंक को पता नहीं चल पाता कि हमने चेक दिया है उस वक्त तक जब तक कि वो शख्स बैंक से आके पैसे निकलवा ना ले हमारा चेक देकर। इस तरह के चेक को कहते हैं चेक का प्रेजेंट होना। लेकिन हमने चेक दिया, मैंने कल भी ये बात डिस्कस की थी, मगर उस शख्स ने अभी वो चेक कैश नहीं करवाया, तो उस चेक को नाम देते हैं, नाम है अनप्रेजेंटेड चेक। लेकिन इन्हीं चेक्स के दूसरे दो नाम है, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड। ये सब मैंने लिखा है। देखिए पेज नंबर 7 पर आप आइए। पेज नंबर 7 में चौथी हेडिंग जो है सब्सट्रैक्शन टू बैंक स्टेटमेंट, इसमें पहला पॉइंट है अनप्रेजेंटेड चेक। क्या है अनप्रेजेंटेड चेक? तो यहां लिखा है कि अनप्रेजेंटेड चेक सब्ट्रैक्शन किया जाएगा बैंक स्टेटमेंट से। और क्या क्या नाम हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, अक्रूड चेक। तो जैसा कि मैंने समझाया, ये वो चेक्स हैं जो हमने पेमेंट के लिए लोगों को पे कर दिए हैं, लेकिन उन लोगों को ने अभी हमारे बैंक से वो चेक कैश नहीं करवाए हैं। हमारे बैंक में वो हमारा पैसा जो किसी और का है, यानी किसी और को देने के लिए है, वो शो हो रहा है, मगर हम जानते हैं कि ये पैसा हमारा अब नहीं रहेगा क्योंकि हम चेक काट के दे चुके हैं। आज नहीं, कल परसों जब भी आएगा वो शख्स चेक प्रेजेंट करेगा तो ये आउटस्टैंडिंग चेक, अक्रूड चेक, अनपेड चेक क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं अब इसमें थोड़ा सा रट्टा लगाएं, बल्कि कॉमर्स वाले भी, कि याद रखने की बात क्या है? अनपेड चेक, अक्रूड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक लिखिए। और कितने का था जी अनप्रेजेंटेड चेक? अनप्रेजेंटेड चेक था 2500 का। 2500 को यहां से माइनस कर दीजिए। चलें अब आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट। ठीक है, चलूं पांचवा पॉइंट। अच्छा, ये जो रोल नंबर का इश्यू आ रहा है ना, तो ये जैसे रुबाब तुमने लिखा है ना बेटा, रुबाब शाहिद, अब बेशक नाम लिखो लेकिन अपने आईडी के आगे रोल नंबर मेंशन करो, और सखी हसन के लिए एसके का, एसएच का वर्ड मेंशन करो। तो नाम मना नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये बता दूं सब लोगों को, जिन लोगों के लिए ये है कि जो लोग अपना नाम, अपना आईडी इस्तेमाल करें तो सिर्फ नाम ना लिखें, नाम के आगे सखी हसन वाले एसएच रोल नंबर,
66, जैसे मैं एक को कहता हूँ ना SH66, तो नाम लिखे, नाम अच्छी बात है लिखे, लेकिन नाम के साथ सखी हसन को जो भी कैंपस, अब नॉर्थ कराची वाले NK, नाजमाबाद वाले NZ और रोल नंबर, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी वो चैट विंडो पढ़ी तो बताया। अच्छा, आप 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, जल्दी से जरा खत्म करें। नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 4000। अच्छा, अब ये नोट रिसीवेबल है। अब आपने शायद बहुत से जो बच्चे हैं उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल नहीं सुना होगा, लेकिन नोट रिसीवेबल नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल सुना होगा। अभी मैं आपको आज थोड़ा सा कम बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल बुनियादी तौर पे वर्बल होते हैं। अब आपको पता है ना, अकाउंट रिसीवेबल में पैसे लेने होते हैं, अकाउंट पेएबल में पैसे देने होते हैं, लेकिन ये वर्बल होते हैं, जबानी होते हैं। अब इससे भी इतना समझ लो कि अगर यही चीज एक डॉक्यूमेंट्री लिखत पढ़त के साथ आ जाए तो अकाउंट रिसीवेबल को एक नाम हम नोट्स रिसीवेबल के नाम से भी देते हैं, और इसी तरह एक नाम आगे चल के सुने बिल रिसीवेबल के नाम से भी मिलेगा। तो अकाउंट इसी तरह से जब रिसीवेबल है तो जिनके लिए वो देना है जिन्होंने, उनके लिए नोट्स पेएबल है और बिल्स पेएबल है। ठीक है, तो अभी जरा मजीद इसकी तफसील समझाऊंगा, इसकी थोड़ी सी और लॉजिक है, लेकिन इस वक्त इतना समझिए कि नोट रिसीवेबल भी अकाउंट रिसीवेबल की एक शक्ल है। बस नोट अकाउंट रिसीवेबल जबानी होता है, नोट रिसीवेबल लिखा हुआ होता है, और इसमें यह होता है कि हम बैंक की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि बैंक हमारी जगह पर जाके या हमारे जगह पे उस आदमी से जिससे हमने वसूल करना था, बैंक उससे पैसा वसूल कर ले। ठीक है, ये पॉइंट जरा समझिएगा। इसकी मिसाल मैं आपको समझाऊं कि अक्सर आप लोग स्कूल में होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि स्कूल वगैरह वाले सारी अपनी फीसें बैंक में जमा करवाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, बैंक पैसा वसूल करता है। इसी तरह यहाँ पे भी हुआ ये कि एक रिसीवेबल था, जो पैसा हमें मिलता वो हमने खुद वसूल नहीं किया, बल्कि हमारी जगह पर किसने वसूल किया, बैंक ने वसूल किया। पीछे जाके पेज नंबर 7 पे देखिएगा, वहां पे लिखा होगा एनी टाइप ऑफ कलेक्शन। देखिए एड में लिखा हुआ होगा, पॉइंट नंबर है 3rd पॉइंट, एनी टाइप ऑफ कलेक्शन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। यानी अकाउंट वाले की जगह बैंक ने ली। अब बैंक ने वो पैसे लिए, लेकर कहां डिपॉजिट कर दिए, हमारे अकाउंट में। अब जहन में रखना, यही बात आगे चल के पेमेंट के वक्त भी आ सकती है कि हमारी जगह पर बैंक पेमेंट कर देगा। अब ये जहन में ये बात बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये होते हैं कि कैसे हमें पेमेंट या हमें रिसीव नहीं। मसला ये हुआ, हमने जिसको किसी को पेमेंट करते हैं या हमने किसी से वसूल करना था, वो हमने खुद ना पे किया ना वसूल किया। हमारी जगह पर किसने वसूल किया या पे किया, बैंक ने। लेकिन बैंक अपने जाती हैसियत में काम नहीं कर रहा, बैंक हमारे एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और पैसे देते हुए हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के दे देगा, और पैसे लेते हुए पैसे लेके हमारे अकाउंट में जमा करा देगा। यानी पैसा लेगा तो हमारे अकाउंट का पैसा बढ़ जाएगा, पैसा देगा तो हमारे अकाउंट का पैसा कम हो जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन बैंक वाला रिकॉर्ड कर चुका होगा, हमारे रिकॉर्ड में नहीं होगा। तो कभी भी बैंक हमारे बिहाफ पर अगर कोई कलेक्शन करे तो उसको कैश बुक वाले कॉलम में ऐड कर दो, और कभी भी बैंक हमारे बिहाफ पे करे तो उसको कैश बुक के कॉलम से लेस कर दो, क्योंकि बैंक खुद कर रहा है हमारी जगह, बैंक में रिकॉर्ड होगा, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस वक्त तो कलेक्शन है, तो लिखो क्या, कलेक्शन ऑफ नोट्स रिसीवेबल। पूरा लिख लेना, थोड़ा सा छोटा सा लिख दिया है। कितना नोट रिसीवेबल कलेक्शन है, 4000। कैश बुक में 4000 रुपए ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब अगर जल्दी से चल रहा हूं, वरिशा लेट डिपॉजिट का ना मुझे मैसेज कर देना, मैं समझा देता हूं लेट डिपॉजिट दोबारा। अभी चले जरा सा खत्म करने दो जल्दी से। उसके बाद चेक डिपॉजिट के बाद है ज़कात डेबिटेड बाय बैंक। ज़कात क्या है, तो जैसे ऊपर जैसे बैंक चार्जेस था वैसी ज़कात है। ज़कात वगैरह में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है कि ज़कात हमेशा बैंक कैश बुक से लेस होगा, क्योंकि बैंक हमारे पास से वो डिडक्ट कर चुका था। जो मैं लेस कर रहा हूं उसको मैंने
हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ये भी है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमारे अकाउंट में करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट की किस्में बताई थी। तो बैंक में जब पैसा होता है तो चाहे वो करंट हो चाहे फिक्स हो, मैंने कहा था फिक्स में ज्यादा पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट, करंट में कम मिलते हैं, लेकिन उसमें भी बाद औक़ात मिलते हैं। तो बात यह है कि बैंक हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेस्ट। आप समझ लो, बैंक जब हमें हमारे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देगा तो भाई क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कल को इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो कम हो जाएगा। ये देखिए आप पेज नंबर 7 पे जाके तो पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। अब याद रहे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, इस तरह से कोई भी ऐसा लफ्ज लिखे जिससे लगे कि बैंक ने दिया है तो कैश बुक में ऐड कर दो। और अगर लिखा हुआ आ जाए इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट, और ये मैंने बार बार कहा है, बैंक अगर क्रेडिट करता है तो बैंक बढ़ा देता है, बैंक अगर डेबिट करता है तो हमें कम कर देता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट दे रहा है, क्रेडिट कर रहा है, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, लिखोगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, चाहो तो लिख सकते हो इंटरेस्ट गिवन, चाहे तो लिख सकते हो इंटरेस्ट अलाउड। ठीक, और कैश बुक में प्लस कर दो क्योंकि बैंक हमें दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक, 9th पॉइंट, चेक डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक ड्यू टू NSF। ठीक है, क्या लिखा है, एन, अब ये जगह नजर आ रही थोड़ी सी, एफ, अभी समझाता हूं उसका क्या मतलब है। बेसिकली होता ये है चेक डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब, अब अक्सर लोग वो योर ऑनर पे पहुंच जाते हैं, अदालत पहुंच जाते हैं, बहुत फिल्में बहुत देखते हैं ना, योर ऑनर से डिसऑनर। यहाँ डिसऑनर बेइज्जती के मानों में है। और सोचो एक चेक की बेइज्जती क्या हो सकती है सबसे ज्यादा, वो चेक की बेइज्जती ये है कि हम लोग में से किसी का चेक कैश करवाने जाएं और बैंक कहे कि नहीं जी आपका चेक कैश नहीं हो सकता ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर वो हम कहते हैं चेक का डिसऑनर होना। शायद एक आम लफ्ज जो जिंदगी में लोग, हमारे बच्चे सुनते हैं जो आम बैंक में, वो चेक का बाउंस हो जाना। ठीक है, तो चेक बाउंस हो गया, यानी हुआ ये कि हमने किसी का चेक वसूल किया, वसूल करके हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जिस लम्हे हमें आदमी ने चेक दिया था, हमने वो वसूल किया था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, तो हमारे दिमाग में क्या था कि ये पैसे हमारे अकाउंट में आ गए या आ जाएंगे, और हमने कैश बुक में उसको प्लस कर दिया था कि भाई पैसे आ जाएंगे या आ गए। लेकिन हुआ क्या कि हमारा चेक जो हमने अपने बैंक में जमा किया था, अब ये बात भी ध्यान में थोड़ा सा है, चेक का जरा क्लियरिंग का एक दफा और समझाऊंगा तफसील से, मगर समझो ये कि अक्सर ये होता है कि मेरा अकाउंट अगर हबीब बैंक में, आपने मुझे मुस्लिम कमर्शियल बैंक का चेक दिया, तो मेरा हबीब बैंक जो है, मैं हबीब बैंक में जमा कराता हूँ, तो मेरा हबीब बैंक दौड़ा दौड़ा आपके मुस्लिम कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाता है। वो एक प्रोसेस होता है, निफ्ट का प्रोसेस, उसके जरिए तफसील समझाऊंगा कैसे होता है। लेकिन समझो ये कि मैं अगर आपका लिया हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मेरा बैंक फौरन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाल देगा, बल्कि मेरा बैंक आपके बैंक से पैसे वसूल करेगा। समझ में आई बात? यानी आपने मुझे किसका चेक दिया, एमसीबी का, मेरा कौन सा बैंक था, एसबीएल, मैंने चेक लिया, एसबीएल में जमा कराया और मैंने लिखा जी पैसे आ गए, लेकिन मेरे एसबीएल ने अभी पैसे नहीं लिखे। कब तक? जब तक मेरा एसबीएल आपके एमसीबी से पैसे वसूल ना कर ले, उस वक्त तक वो प्लस नहीं करेगा। और जब मेरा एसबीएल आपके एमसीबी बैंक के पास पैसे वसूल करने गया, आपके एमसीबी बैंक ने कहा फिटे मुंह, मैं नहीं देता। क्यों? अब उसकी लातादाद रीजन है कि आपके बैंक ने पैसे देने से क्यों मना कर दिए। उसे कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। लेकिन पहले समझा दूं, डिसऑनर्ड चेक हमेशा कैश बुक से लेस होता है, क्योंकि हम ऐड कर चुके थे कि पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसकी रीजन क्या है, तो अगर आप देखिएगा, मैंने पीछे लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 5 पे देखिए, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, पेज नंबर 5 पे, अनपेड ड्यू टू एनएसएफ और टेक्निकल ग्राउंड। एनएसएफ कहते हैं, बेसिकली वर्ड है नॉट सफिशिएंट फंड, यानी आपने मुझे चेक दिया लेकिन उस चेक अकाउंट में, जिस अकाउंट का चेक था उसमें पैसे नहीं थे।
तो वो हो गया। कभी कभी सिग्नेचर के फर्क का, कभी कटिंग का, कभी क्रॉसिंग का, पता नहीं कोई 20-25 रीजंस हैं जिनकी वजह से बैंक वाले चेक को कैश करने से मना कर देते हैं। हमारे पास सबसे फेवरेट आइटम यही है, NSF, नॉट सफिशिएंट फंड। ये पीछे पेज नंबर 5 पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। बस अब बात को मुख्तसर कर रहा हूं कि चेक डिसऑनर्ड हमेशा क्या होगा, चेक डिसऑनर्ड हमेशा कैश बुक से लेस होगा। कितना है जनाब चेक डिसऑनर्ड? 4300। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अब ऑन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम समझ लो, प्रीमियम के मुराद यहाँ किस्त है कि हमने इंश्योरेंस के किस्तें कर थी, हमारी पेमेंट करनी थी, इंश्योरेंस की प्रीमियम थी, वो पेमेंट बैंक ने की। जो मैंने पीछे समझाया था ना कि नोट पेबल और उसमें कि बैंक हमारे जगह पे पैसे ले लेगा या दे देगा, तो इस वक्त वहां पे वसूली थी, अब बैंक हमारे पैसे हमारी जगह पर पैसे अदा कर रहा है। याद रहे, पेमेंट हमारे अकाउंट से होगी तो हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कौन सी चीज की पेमेंट हो रही है, लिखो इंश्योरेंस की। और इस तरह की चीजें हमारा खर्चा होती है, इसलिए बेहतर है कि लिख दिया जाए इंश्योरेंस एक्सपेंस पे हुआ है। कितना इंश्योरेंस एक्सपेंस पे हुआ है? 500 रुपए। इसको आप यहां पे से माइनस कर दें और अब वह खत्म हो गया। एक सिंगल लाइन, एक लाइन डबल लाइन। अब जरा उठाइए कैलकुलेटर और इन दोनों साइड का टोटल कीजिए। लेकिन टोटल का मतलब ये हुआ कि 20,000 में से 50 माइनस, 5,000 ऐड, 4,000 ऐड, 1,000 माइनस, ये ठीक है। कोई रह गया पॉइंट क्या? अरे यार एक छठा पॉइंट रह गया, 6 पॉइंट रह गया, यही वो लिख रहे थे क्या? हाँ थैंक यू अर्जुमन, 6 पॉइंट रह गया था। 6 पॉइंट में है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जो मैं 6 पॉइंट है वो यहां लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। 6 पॉइंट रह गया था मेरे से बढ़ते हुए, तो ये कहलाता है 6 पॉइंट अनक्लियर्ड चेक। ये क्या होता है बेसिकली अनक्लियर्ड चेक के हमारा बैंक में जब डिपॉजिट होता है ना तो फौरन, जैसे मैंने अभी समझाया एक बात के मैंने बैंक में किसी का चेक लिया तो मैंने डिसऑनर्ड समझाया ना कि मेरा बैंक आपके बैंक से वसूल करेगा, तो बेटा वो तो डिसऑनर्ड हो गया, नहीं आया पैसे। लेकिन अगर पैसे आ गए तो इसमें होता यह है कि मैंने चेक लिया, डिपॉजिट किया, मैंने तो उसी दिन लिख दिया कैश बुक में कि पैसे आ गए, लेकिन इस तमाम प्रोसेस में यानी उस आदमी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने में अगर शहर के अंदर भी है तो कम से कम 2 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने में। और चेक क्लियर होने का मतलब क्या है? जिस आदमी ने मुझे चेक दिया है उसके अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने से। तो हमेशा याद रखो कि अगर अनक्लियर्ड चेक है तो अनक्लियर्ड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा, क्योंकि ये पैसे हमारे अकाउंट में आने थे, अभी नहीं आए हैं, बैंक नहीं शो कर रहा, लेकिन हम शो कर चुके हैं। नजर आ रहा नीचे का? अब जरा टोटल करो जरा दोनों कॉलम का और बताओ दोनों कॉलम बराबर आ रहे हैं या नहीं, बराबर आने चाहिए। किया किसी ने टोटल? $23,500 आ रहा है, ठीक है। यहां कितना बना? 23,000 और 2,000, ठीक है। 23,000, 16 और 7, 23 प्लस 26, 26 में से 2,000 कम कर दें, 24, 500 और कम कर दें। देखिए दोनों साइडों पर 23,500 आएगा। इसके आगे लिखिएगा एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। जिस रजिस्टर पे ये आप नोट करेंगे उसका अगला पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर हमें कुछ एंट्रीज बनवानी है आपको। तो एज पर प्रॉमिस मैं आप लोगों को भेज रहा हूं तस्वीर, ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख लें कि कोई वर्डिंग, कोई चीज मिस हो गई है या कोई लाइन अलिशबा को नजर नहीं आ रही है। क्योंकि मैं माइक्रो लिखता हूं तो फिर वो उनके लिए वो मैक्रो हो जाए। ठीक है बच्चों?
कल दोगे ये कैमरा या? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट 350 है। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं यार, ये इंटरेस्ट सही कर लेना बेटा, मैंने रवानी में 300 लिख दिया है, ये मैं दोबारा भेजूं, इसको मैं डिलीट करूं फॉर ऑल। सही कर लेना एक बात कि ये मैंने शायद 300 लिख दिया था। अब कैमरा देखो, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा आ रहा होगा। अब व्यू सही है? अब साफ साफ नजर आ रहा है सबको? हाँ थैंक यू अर्जमन बेटा, वो यही हो रहा है थोड़ा सा लिखते हुए ना। सही है अलीशा? अब तो व्यू सही है बिल्कुल सबको? अच्छा तो अब बेटा, अब यहाँ पे आज मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। अब आप लोगों को एक बात समझिए और हमेशा समझ के अब इसी तरह से चलिएगा। मेरे स्टडी नोट्स में ये जो मैं पहला क्वेश्चन स्टडी नोट्स में रखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये शुरू वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, अब देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं करवा दूं आप लोगों को, किधर करूं इधर करूं, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा दूं तो उसके नीचे होते हैं सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। ये मेरे बताने की जरूरत नहीं होगी, ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन खुद से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक, ये सारे ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन अलिफ के बाद सेक्शन बे पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे। तो अब आप लोगों से आज का टाइम अल्लाह हाफिज देने का हो गया सेक्शन के। अब अगर जैसे कोई वरिशा वगैरह मुझसे सवाल पूछ लेते, ऐसा करना कि अभी रात में मुझे उस पर मैसेज कर देना, तो मैं तुम लोगों को फिर जो है ना उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर दोहरा दे रहा हूं, मैंने 7000 छठा पॉइंट बाद में लिखा, रह गया था मुझसे स्टडी में, और 300 लिख दिया था इंटरेस्ट को, वो 350 था, ठीक है भाई। साइंस वाले मेरे बच्चे तमाम सही समझ में आ गई चीजें? ओके फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना अपना सब लोग खूब ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले वीक मुलाकात होती है, और रात में भी आपके सवाल का जवाब देके बात होती है। अल्लाह हाफिज।